इमरान खान के साथ तो जो इस टाइम मैं देख रहा था उनकी स्टार्स पोजीशन, इमरान खान वेस्टर्न सन साइन जो है उनका लिब्रा है, जो 5 अक्टूबर। और जब हम उनका मून पोजीशन चेक करते हैं कि 5 अक्टूबर को जब वो पैदा हुए 1952 में, उस वक्त उनकी मून पोजीशन क्या थी, तो वो उनका जो मून साइन है वो एरीज़ है। एरीज़ भी लीडिंग कैडर है लेकिन हिटलर का स्टार है। और एरीज इस टाइम के आपके ईरान के जो सुप्रीम कमांडर हैं उनका भी स्टार है। खामनाई साहब, खामनाई साहब, अली खामनाई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। मेरे साथ आज मौजूद हैं उसामा अली ख़ान। इनके साथ हम आज बात करेंगे और जानेंगे, रिस्क के हवाले से ही बात करेंगे, सियासत के हवाले से ही बात करेंगे। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अच्छा उसामा साहब, आपसे भी वीडियो रिकॉर्डिंग से पहले एक बात हो रही थी। आप वो जो बात बता रहे थे, मुझे, मैं चाहता हूँ हमारे नाज़रीन को भी बताएं कि इमरान खान और जनरल बाजवा के हवाले से जो उनकी एक लड़ाई चल रही है, या जिसको कह सकते हैं जो एक मुल्क में इंतशार की सूरत हाल है उनके जाने के बाद से, तो वो ज़रा बताएं नाज़रीन को, क्या कह रहे थे आप? उसमें आसिम साहब ऐसे है कि जो ये जितनी भी हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग या जो चीज़ें स्टार्स की दुनिया के हवाले से अगर डिस्कस करें, तो बाजवा साहब का स्टार था स्कॉर्पियन, और सेम मरीम नवाज़ का भी स्कॉर्पियन है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें लिब्रा की, तो लिब्रा की अगर स्कॉर्पियन जो है बदला लेने पे आ जाए, तो अगर ये कहना इसमें मेरा ख्याल बहुत ज़बरदस्त होगा कि 12 स्टार्स में से अगर स्कॉर्पियन कहीं बदला लेने पे आ गया तो वो फिर आखिरी हद तक जाता है। और इसी वजह से शायद आपने देखा होगा कि, और अब इस बात पे हैं कि अगर ये इतने लड़ाई के मूड में चले गए तो इनकी पहले कैसे बनी। तो आपको आज एक मज़े की बात बताऊं कि लिब्रा, इमरान खान भी लिब्रा है, शहबाज शरीफ भी लिब्रा है। और जो अंडरस्टैंडिंग या इनकी जो स्कॉर्पियंस हैं उनको लिब्रा की आइडियलिस्टिक अप्रोच अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से सेम टाइम पे आपने सुना होगा कि बाजवा साहब ने पहले शहबाज शरीफ साहब को ऑफ़र की कि अगर भाई की लाइन टो ना करो तो मैं आपको जो है बनाता हूँ। जब उन्होंने रिफ्यूज़ किया तो दूसरा लिब्रा पे गए, फिर आइडियलिस्टिक ही उठाया जो इमरान खान की सूरत में, और फिर उस पर पूरी मेहनत की। तो बाद में जब ये हुआ कि, लेकिन अब यहाँ एक हकीकत है स्टार्स की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो उसमें यह है कि लिब्रा और स्कॉर्पियन एक दो अलग दुनिया के लोग हैं। वो लीडिंग कैडर है, वो ब्रेन्स हैं। स्कॉर्पियन ब्रेन का काम करते हैं पूरी दुनिया के, और जो लिब्राज हैं वो लीडिंग कैडर के लोग हैं, दुनिया ये चलाते हैं। और अब इसमें यह हुआ कि जब स्कॉर्पियन और इनकी आपस की जो कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, तो फिर आपने देखा कि बूढ़े बुजुर्ग आज़म सवाती जैसे या कोई भी वट एवर हो, फिर बाजवा साहब ने किसी को मतलब वो जो है स्पेयर नहीं किया, और इस हद तक अपनी मुखालफत और उस सारी चीज़ में गए कि आज तक उसका असर आपको उस सीक्वेंस में नजर आ रहा है। अच्छे अच्छे अलकावा से याद रखते हैं। बिल्कुल। लेकिन इमरान खान साहब जो कहते हैं कि मैं किसी से बदला नहीं लूँगा और मैं माफ़ कर दूंगा, और आर्मी चीफ को भी पैगाम वो भेजते हैं कि जी बैठें बात करें, और ये मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, मैं सब कुछ भुलाने को तैयार हूँ, तो कैसे देखते हैं, क्या वो भुला देंगे या बदला लेंगे? उसमें भी मसला ये है कि इमरान खान के साथ तो जो इस टाइम मैं देख रहा था उनकी स्टार्स पोजीशन, इमरान खान वेस्टर्न सन साइन जो है उनका लिब्रा है, जो 5 अक्टूबर। और जब हम उनका मून पोजीशन चेक करते हैं कि 5 अक्टूबर को जब वो पैदा हुए 1952 में, उस वक्त उनकी मून पोजीशन क्या थी, तो वो उनका जो मून साइन है वो एरीज़ है। एरीज़ भी लीडिंग कैडर है लेकिन हिटलर का स्टार है। और एरीज इस टाइम के आपके ईरान के जो सुप्रीम कमांडर हैं उनका भी स्टार है। खामनाई साहब, खामनाई साहब, अली खामनाई साहब। और आपने देखा होगा कि वज़ीर आज़म जब जापान आए उनके पास इसका वो जो ट्रम्प का पैगाम लेके, तो उन्होंने कहा वो पागल शख्स है, मेरे साथ उसकी बात ना करना, बट स्ट्रेट। तो एरीज लीडिंग कैडर है, सेम लाइक लिब्रा, लेकिन एरीज का स्टाइल जो है वो थोड़ा सा बिल्कुल बलडोज कर देने वाला होता है, जो कि इमरान खान की उसमें आपको नज़र आ रहा है। तो जहाँ तक इनकी रिकन्सिलेशन की बात है कि लिब्रा बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, नो डाउट, लेकिन ये जो मून का टच उनके साथ आया है, जिसमें एरीज़ का टच आ रहा है, ये उनको जंग और उस पर जो है ना वो कर देता है। जैसे कि आपने देखा होगा प्यूटन भी लिब्रा है, और अब ये सारी यूरोप कोशिश कर रहा है, उससे टकरा रहा है। सेम टाइम पे इधर सारे मिल के कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान से टकरा रहे हैं, लेकिन लिब्रा का कोई कुछ नहीं कर पा रहा। हाँ, इसमें एक एज ज़रूर है कि मरीम नवाज़ भी स्कॉर्पियन है, वो भी बदले की आग में उस हद तक ही जाएगी। अब मसला ये हुआ है कि इमरान खान के पीछे 2 स्कॉर्पियन पड़ गए, जिसकी वजह से ये माहौल में जो फायर है, या आप समझ लें इसका टेम्परेचर है कंट्री का, वो इतना हाई चला गया।
मरीम नवाज़ भी स्कॉर्पियन, जनरल बाजवा भी स्कॉर्पियन। अब इसमें जो थोड़ा सा बेटर उसकी है कि जो जिसकी वजह से सींग ज़्यादा फंस गए हैं कि शहबाज शरीफ भी लिब्रा है। अब दो लिब्रा आपस में बरसरे पैकार और मिल के उनको सपोर्ट दो स्कॉर्पियन अगेंस्ट कर रहे हैं एक लिब्रा को गिराने में। तो डेफिनेटली ये जो माहौल इतना टफ बना वो बना तो इसीलिए। अच्छा, आपकी ये जो बात है इससे कहीं हद तक हमें उसमें सदाकत ये नज़र आती है कि खान साहब की अगर देखा जाए जितनी भी सियासत है पिछले 10 साल की वो मज़ाहमत पे रही है। अगर उसमें उनकी हुकूमत का 3-3.5 साल का टेन्योर निकाल भी दे जाए, लेकिन उसको भी हम ये कहेंगे कि उसमें कोरोना आ गया, दीगर चैलेंजेस आ गए, सुकून से नहीं बैठे खान साहब मतलब। तो ये जो है अगर, और फिर वो जब इक़्तिदार से हटते हैं तो दूसरों की तरह मुल्क से बाहर भी फ़रार नहीं होते, वो पाकिस्तान में रहते हैं और यहाँ पे एक अपने अवाम में जाके और वो एक तहरीक चलाते हैं जो कि चला रहे हैं, एहतजाजी तहरीक। लोग बहुत कोशिश कर रही है हुकूमत उनको बाहर भेज दे किसी तरह से, लेकिन खान साहब नहीं जा रहे। तो लेकिन ये जो इंतशार है, ये झगड़ा है, ये कब ठहरेगा? ये जो सितारों की जंग है इसमें क्या होगा अंजाम? उसमें एक्चुअली ये है कि खान साहब लिब्रा हैं, एक स्कॉर्पियन बाजवा साहब थे, दूसरी स्कॉर्पियन मरीम नवाज़ की शक्ल में आ गई, जिससे ये जंग अब दोनों ही बदले में आखिरी हद तक जाने वाले हैं जो उनके अपोनेंट हैं। तीसरा तड़का ये लगा कि उसमें शहबाज शरीफ साहब खुद लिब्रा हैं। अब एक लिब्रा और दो स्कॉर्पियन एक लिब्रा को गिराने के लिए, जिसका मून साइन एरीज़ है, और वो आप खुद समझ सकते हैं कि हिटलर ने भी जब पूरे यूरोप और अमेरिका और सारी दुनिया एक साइड पे, और सेम अब लिब्रा में भी अगर आप सलाहियत देखें तो अभी प्यूटन लिब्रा है और उनकी भी आप देखें कि लिब्राज में एक तो शादियाँ बहुत होती हैं, प्यूटन की देखें, शहबाज शरीफ की या खान साहब की। दूसरा इनमें अगर आप देखें कि इनकी जो इनकलाबी फ़ील है, प्यूटन भी आके कितने सालों से रिटेन कर रहे हैं और बड़ी यूरोप ने, अमेरिका ने कोशिश कर ली उनको लेमिनेट करने की, लेकिन नहीं कर पाए। तो जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं कि ये कहाँ रुकेगा, मुझे ये लग रहा है कि खान साहब को ये मार तो सकते हैं, उनको हरा नहीं सकते ये सारे मिल के भी। तो यानी कि इधर मैं आपकी बात काटूंगा, तो इधर जो खान साहब हमेशा कहते हैं कि मेरी जान को ख़तरा है, तो क्या उसमें इस तरह की सदाकत है? उनकी जान को खतरा है? कितना है? एक्चुअली देखें, कॉन्सेप्ट को समझें, एस्टैब्लिशमेंट अपनी साइड से जो उसका माइंडसेट है वो अपने आप को पेट्रियाटिक कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमारे खान साहब को साइड पे रख के हमारे जो सियासतदान हैं वो इस हद तक वेल ग्रूम्ड भी नहीं है और इस हद तक वो पॉलिटिकली जो स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, जिसकी वजह से इनको ये जो हुकूमतें इसमें इंटरवीन करनी पड़ती है और ताकि वो उन पे वज़न ना आए। तो इस वजह से हमेशा इस्टेब्लिशमेंट अपने ही लोग, अपने लाइक माइंडेड लोग और उन्हीं को प्रमोट करती रही है जिनकी ओपिनियंस उनसे मैच करती हूँ। बाद में बेशक नवाज़ शरीफ साहब 3 दफ़ा उतरे हैं या जरदारी साहब को सदर बनना पड़े उस साइड पे जाए ना, और गिलानी साहब उतरे, तो आपने देखा होगा कितने वज़ीर आज़म यहाँ उतरे। तो असल बात यह है कि ये इस्टेब्लिशमेंट इस हद तक जाती ही ना, ये 9 मई जैसे वाक़या हो गया या इससे पहले भी आप देख रहे हैं कि कितनी रेजिस्टेंस आ रही है, लेकिन वो फिर भी बलडोज़ करने पे हैं। जैसे इमरान रियाज को उठा लिया है और जो भी उनकी प्रो इमरान खान बात करेगा वो अंडर थ्रेट ही है। तो इमरान खान की जो पहला कातलाना हमला या अब उनके बकौल जो कोर्ट के प्रेमिसेस में भी उनके ख़िलाफ़ प्लानिंग थी, तो वो वाज़ेह है कि इमरान खान को कायल करना, जब वो एक माइंडसेट बना लेते हैं तो फिर तो उनके जो साथ वाले फेलोज़ हैं वो भी उनको कन्विंस नहीं कर सकते। तो उनको तो जैसे कहते हैं कि हैबिचुअल वो टकराव या खेल या चैलेंजेस उनको मज़ा देते हैं, मज़ीद इंस्पायर करते हैं। तो खान साहब को मज़ा, तो ये तो खैर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि खान साहब खुद कहते हैं कि अगर मुझे इस तरह मुझसे गेम करोगे तो मुझसे अच्छा कोई खेल नहीं सकता। तो अब जहाँ तक आपकी बात है कि सिचुएशन कब, मैं ये समझ रहा हूँ कि इमरान खान साहब का ये जो 15 मई तक का टाइम था ये टफ़ था जो गुज़र गया। अगर इन्होंने मई का एंड तक सर्वाइव कर लिया, अच्छा प्ले कर लिया, थोड़ा सा होल्ड करके फुट बैक पे चले गए, जो कि इनके जाने नेचर में नहीं है, लेकिन अगर ये मई के इन 15 दिनों में सर्वाइव कर गए तो नेक्स्ट जून से आगे चीज़ें बेहतरी होती नज़र आएंगी, इनके लिए भी और पीटीआई के लिए भी और बाकी भी। और हो सकता है ये मैसेजेस जो इंटरनेशनल लॉबी को इन्होंने भेजे हैं और अब ऑन बोर्ड किया है तो उसका कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट नज़र आए, क्योंकि एक्चुअली हम समझ रहे हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट या ये पीडीएम या पीटीआई की एक जंग चल रही है। आप लोग ये शायद भूल रहे हैं कि रशियन ऑयल की सप्लाई अभी पहुंची ही थी, जस्ट आपने ख़बर सुनी होगी कि वो पहली सप्लाई आ रही है और अभी पिछले हफ्ते ही आपने सुना था कि वो आई और उसके बाद 9 मई देख लें। अभी आर्मी चीफ चाइना गए तो उन्होंने जो कमिटमेंट्स दी उसके बाद आप देख लें 9 मई हो गया। बात यह है कि आप
हम समझ रहे हैं कि ये सारी जो सियासी जंग है पाकिस्तान की, जो इन बिटवीन, वो आपकी हमारी है। हम इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं कि दुनिया अब ग्लोबल विलेज है, और इसमें जो भी अब इन्वॉल्वमेंट है चाइना और अमेरिका की, इस टाइम हम चाइना और अमेरिका की फ़ाइट लड़ रहे हैं, वो हमें उसका चलें, इन तमाम बातों में हमारे नाज़रीन को एक अच्छी खबर ये दे सुनने को मिली कि 15 दिन और हम बर्दाश्त कर लें। इंशाल्लाह 15 दिन के बाद, मई का महीना अगर गुजर जाता है, हाँ जी, तो हालात किसी हद तक बेहतर हो जाएंगे। अब हम थोड़ा सा अपना सियासत से हट के एक और सवाल आपसे कर लेते हैं जी। इस्तग़फ़ार के हवाले से, कि इस्तग़फ़ार के हवाले से कि हम जानना चाहेंगे इस्तग़फ़ार क्या है, इसका थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएं आप। उसमें आसिम साहब एक तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये अमूमन आम लोगों में, बल्कि आप मुफ्तियान कराम या बहुत हाई लेवल के भी आम मौलवी या किसी से भी ये क्वेश्चन करेंगे तो वो इसको तौबा की सेंस में लेता है, और हम उर्फ़ आम में, आम आवाम में भी यही तासुर पाया जाता है कि तौबा, और इसीलिए हम किसी को बताते हुए भी बड़ा डरते हैं, क्योंकि कुरान का फार्मूला है, ये कुरान का दिया गया वजीफ़ा है सूरत नूह का। क्योंकि मौला अली के पास एक शख्स आए, उन्होंने कहा या अली मेरे पास औलाद नहीं है, उन्होंने कहा कि बेटे नहीं है, सॉरी, तो उन्होंने कहा इस्तग़फ़ार कर। एक और सहाबी आया, उसने कहा मेरा बाग नहीं हरा होता, मैं नहर खोद रहा हूँ उसके लिए, तो आपने कहा इस्तग़फ़ार कर। फिर एक शख्स आए, उन्होंने अपनी इसकी पानी की और ये अपनी अफलास की वो की, तो उस पर तो फिर मौला अली के साथ एक सहाबी बैठे थे, उन्होंने कहा या अली ये सबको एक ही फार्मूला, आपने एक ही वजीफ़ा दिया है। तो आपने कहा मैंने अपने आप से कोई ये वजीफ़ा नहीं दिया, क्योंकि कुरान में सूरत नूह में अल्लाह ताला फरमाता है तुम इस्तग़फ़ार करो, मैं तुम्हें बेटे दूँगा, मैं तुम्हें बाग दूँगा, मैं तुम्हें माल दूँगा। तो इससे एक तो ये बात बड़ी वाज़ेह हो गई कि जो चीज़ कुरान में अल्लाह ताला की तरफ से आ जाए तो फिर आप ये दूसरे वज़ाइफ़ या ये चीज़ों से ज़्यादा इसको इफ़ेक्टिव पाएंगे, क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम आइम्मा अहले बैत की ज़िंदगी का हिस्सा रहा। अब आ जाएँ इस साइड पे कि अगर आप जो अमूमी कॉन्सेप्ट है लोगों का कि इस्तग़फ़ार को वो समझते हैं कि इस्तग़फ़ार तौबा का ज़रिया है, ये तौबा का ज़रिया असल में नहीं है, क्योंकि अगर ये तौबा का ज़रिया होता तो सूरत नसर में जहाँ अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जहाँ इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फ़थ व रअयतन्नास यदख़ुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहू। अब अपने रसूल को अल्लाह इस्तग़फ़ार ना करवाता, क्योंकि वो मासूम है। तमाम हमारे मतलब जो भी अहले सुन्नत, अहले तशय्युअ, जितने भी एग्जिस्टिंग हमारे मुसलमानों के फ़िरके या मज़ाहिब हैं, उन सब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुनाहों से मासूम अक़ीदा सबका मुतफ़िक़ है। तो उसमें अगर देखा जाए तो फिर उनको इस्तग़फ़ार की ज़रूरत तो नहीं थी कि अल्लाह उनको कहे कि मैं तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूँ, लोग जौक दर जौक दीन में दाखिल हो रहे हैं, इस मौके पे अब तुम इस्तग़फ़ार करो। तो इस्तग़फ़ार का जो आइम्मा अहले बैत से मिलता है हमें जो मुताले में, वो ये है कि इस्तग़फ़ार एक्चुअली एक शील्ड का काम करती है। ये आपको प्रिकॉशनरी आप अपनी इंटेंशन शो करते हैं कि ए अल्लाह तू गफ़ूर है, अपनी मग़फ़िरत की चादर में हमें ले ले कि मैं बच जाऊं गुनाहों से, अंदेशों से। तो इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे ज़्यादा बचे हुए थे वो सबसे ज़्यादा करते थे इसको इस्तग़फ़ार, और ऐसे ही आइम्मा अहले बैत। तो इसलिए तमाम बहनों से, भाइयों से, आपके सुनने वाले नाज़रीन से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम 100 टाइम्स अ डे जो इसको किसी भी एक नमाज के वक्त में लाजमी कर लें। और अगर कोई साहिब औलाद होना चाहता है, उसके माल की तंगी है या उसमें किसी भी किस्म के घाटे ज़िंदगी में है, तो वो सबसे पहले तो एक बात को ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है कि खुदा से उसकी जो मशीयत या उसकी जो हदूद हैं उससे टकराना, और इस सेंस में चले जाना कि आप उसको भूल के फिरें, वो तो उसकी दुनिया है, आप उसके दुनिया में फिर रहे हैं, तो मास्टर जो चाहेगा वही होगा। तो इसलिए मास्टर से अगर आप मग़फ़िरत ही मांग लें, और वो गुनाह जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी डिस्टर्ब होती है, तो वो इंशाल्लाह सब के सब रिकवर हो जाएंगे। यहाँ पर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही हमें काम की बातें बताई, सियासत के हवाले से हमने बात करी, और इस्तग़फ़ार के हवाले से हमारे नाज़रीन को जानने का बहुत अच्छा मौका मिला। एक नई वीडियो के साथ नाज़रीन फिर हाज़िर होंगे, उस वक्त के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।